नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। दरअसल प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। अगले 48 घंटों में 6 संभागों में आंधी बारिश के आसार हैं। मौसम के बदलाव से 3-4 दिन राहत बरकरार रहेगी। तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है। यानी कि पिछले चंद दिनों की बात करें तब भी तेज हवा का दौर चल रहा है। कई कई जगहों पर बारिश आई है, कई पर हिलस्टॉर्म भी हुआ है, यानी ओले गिरने की वजह से किसान परेशान है, बारिश की वजह से किसान परेशान है। लेकिन अब आपको ये अपडेट करते हैं कि मौसम विभाग ने 3 दिन तक तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी कर दिया है और कई कई जगह पर बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन ये राहत वाली खबर है, क्योंकि अब अचानक से मई में जिस तरीके से गर्मी देरी से शुरू हुई, लेकिन जो अचानक से एकदम से तापमान बढ़ा, गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। लेकिन अब तापमान नीचे गिर सकता है, मौसम में ठंडक घुल सकती है। देश में घटेगी रिटेल महंगाई। थोक महंगाई दर जुलाई 2020 के बाद शून्य से नीचे है। इससे आम लोगों के लिए 2 तरह से बड़ी राहत के संकेत है। अगले माह रिटेल महंगाई दर रहेगी करीब 4% तक, जो कि अप्रैल के 5.66% से कम रहेगी। रिटेल महंगाई रोजमर्रा चीजों के दाम से तय होती है। दूसरा असर, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका भी खत्म हो गई है। महंगाई घटती रही तो ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू हो सकता है। वहीं मई 2022 के बाद कर्ज की ब्याज दरें भी बढ़ चुकी है और ये 2.5% तक बढ़ी है। लेकिन ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि ब्याज दरें बढ़ने की आशंका खत्म हो गई है। महंगाई अगर घटती रही तो ब्याज दरों में कटौती का भी दौर शुरू हो सकता है। मई 2022 का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जब कर्ज की ब्याज दरें 2.5% तक बढ़ चुकी। एक अच्छी खबर है कि जुलाई तक सोना सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। कीमत बढ़ने के बाद भारत और चीन में भौतिक मांग में कमी आई है। इसके अलावा रिसाइकलिंग भी बढ़ चुकी है। जुलाई तक सोना मौजूदा स्तर से 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उतर सकता है। ये सोने के दाम की हम बात कर रहे हैं, जो कि इतना नीचे ढुलक सकता है। दूसरी तरफ चांदी की बात करें तो मौजूदा स्तर से 15,000 रुपए तक सस्ती होने के आसार है। सोने चांदी की बात जब भी हम करते हैं तब यही जिक्र जहन में आता है कि आखिर ये आंकड़ा इतना क्यों बढ़ रहा है, क्यों इसके दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इसका स्तर जो है इतना ज्यादा हो रहा है। ऐसे में अब महंगाई से अच्छी खबर कि अब महंगा नहीं, दरअसल सोना सस्ता होने वाला है। चांदी से भी उम्मीद जताई जा रही है। अब ये कितना होगा? दरअसल कीमत बढ़ने के बाद भारत और चीन में भौतिक मांग में कमी आ गई और इसके अलावा रिसाइकलिंग भी बढ़ चुकी है। जुलाई तक सोना मौजूदा स्तर से घट सकता है। अभी कितना घटेगा? अब तक का जो अनुमान है वो 5,000 है प्रति 10 ग्राम तक 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक नीचे उतर सकता है। वहीं चांदी भी मौजूदा स्तर से 15,000 रुपए तक सस्ती होने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल अब ये जानकारी महिलाओं तक पहुंचेगी, जाहिर सी बात है एक राहत देने वाली खबर है। पधारो महारे गांव। अब विदेशी पर्यटकों का रुख गांवों की तरफ ही है। जयपुर आ रहे विदेशी पर्यटकों में से 20% से ज्यादा गांवों में जा रहे हैं। 5 स्टार नाइट क्लब को छोड़कर वो गांवों का रुख कर रहे हैं। ताजी हवा के साथ बाजरे की रोटी, छाछ, राबड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। चूल्हे पर बने खाने का स्वाद लेते भी नजर आ जाते हैं पर्यटक। वहीं ग्रामीण पर्यटन से महिलाओं, युवाओं को अच्छी कमाई भी हो रही है। महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं और ये वाकई में सुखद खबर है, अच्छी खबर है, राहत देने वाली खबर है। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही जब आंकड़ा सामने आया था तब ये भी कहा जा रहा था कि कोविड के बाद राजधानी जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या है। सिर्फ देशी ही नहीं, विदेशी पर्यटकों ने भी राजस्थान का रुख किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि सिर्फ शहर ही नहीं, उन्हें गांव भी रास आ रहे हैं। उसमें चाहे खाने पीने की बात हो, रुकने की बात हो, गांवों में रुका जा रहा है, वो भी 5 स्टार नाइट क्लब को छोड़कर। ताजी हवा का यहाँ पर आनंद लेते हुए पर्यटक नजर आ जाते हैं। बाजरे की रोटी, छाछ, राबड़ी खाते हुए नजर आ जाते हैं, इसका लुत्फ उठाते नजर आते हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आती है तो ये राहत देने वाली बात है। ग्रामीण पर्यटन से महिलाओं और युवाओं को भी अच्छी कमाई हो रही है, रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं, क्योंकि जब पर्यटक आ रहे हैं तब पर्यटन बढ़ रहा है, सिर्फ उन हिस्टोरिकल प्लेसेस में नहीं, गांवों में भी। और अब वहां की जो महिलाएं हैं, गांवों की महिलाएं हैं, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं।
जयपुर में ईवी का चलन बढ़ा है। अब बात करें 1.25 साल की, तब राजधानी जयपुर में खरीदे गए हैं 21,000 ईवी। इनमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी शामिल है। हम सिर्फ 4 व्हीलर का जिक्र नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं कर रहे हैं, 2 व्हीलर भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, गुजरात, लेकिन इसके बाद अब राजस्थान भी इस लाइन में आ गया है। अब है राजस्थान 5वें स्थान पर। राजस्थान में फिलहाल 81,000 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड है, लेकिन कितनी पहुंची है उसके आंकड़े के आधार पर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, चाहे उसमें 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, हर किसी की पसंद जो है वो ईवी बनती जा रही है आने वाले समय में, क्योंकि 81,000 से ज्यादा गाड़ियां तो रजिस्टर्ड हो गई हैं। अब आने वाले समय में कितनी सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं आईपीएल सीजन 2023 की। आईपीएल के 62वें मुकाबले में हैदराबाद को गुजरात ने शिकस्त दे दी है। जी हां, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। हैदराबाद पर 34 रन से जीत दर्ज की है। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन का लक्ष्य दिया था। ओपनर शुभमन गिल ने 58 गेंदों में 101 रन की पारी खेली। शुभमन ने इस साल टेस्ट, वनडे, T20 के बाद आईपीएल में भी शतक जड़ा था। हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 30 रन देकर 5 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछे करने उतरी हैदराबाद को 154 रन पर रोक दिया गया। गुजरात के मोहम्मद शमी की बात करते हैं, यार किसी की नजर उन पर होती है, क्या बॉलिंग करते हैं भाई। मोहित शर्मा ने भी मोहम्मद शमी के साथ साथ 4 विकेट लिए। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ बनाम मुंबई का मुकाबला है। थाईलैंड में बदलाव की बयान। दरअसल मुख्य विपक्षी दलों ने आम चुनाव में जीत दर्ज की है। 2014 का जिक्र करें, जब तख्ता पलट के बाद पीएम बने थे प्रयुत चांद ओझा। अब विपक्षी दल मूव फॉरवर्ड पार्टी को 151 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं फेयू थाई पार्टी के खाते में दिख रही है 141 सीटें। गठबंधन की सरकार की कमान होगी युवाओं के हाथों में। वहीं 42 वर्षीय पीटा लिम्जा रोएनराट बनेंगे थाईलैंड के प्रधानमंत्री। अब तक की जो जानकारी उसके अनुसार ये बहुत बड़ा अपडेट थाईलैंड से मिल रहा है। सबसे बड़ी सिरदर्दी ये थी कि यहां पर बिजली का बिल कम होता हुआ नजर आ रहा था। ये राहत वाली बात थी, लेकिन जो सबसे बड़ा सिरदर्द था वो था फ्यूल सरचार्ज। इसके बारे में अपडेट दे देते हैं कि अब हर महीने बिल में जुड़कर आएगा फ्यूल सरचार्ज। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी बड़ी खबर है। बिजली कंपनियों की याचिका पर आरईआरसी ने अनुमति दे दी है। प्रोविजनल बेसिस पर उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलने की अनुमति है। दरअसल अभी तक 3 महीने की तिमाही पर होती थी फ्यूल सरचार्ज की गणना, और फिर इन 3 महीनों का फ्यूल सरचार्ज एक साथ बिल में वसूल हो जाता था। कई उपभोक्ता थे वो फ्यूल सरचार्ज को लेकर कई बार परेशान हुए। बिजली उपभोक्ताओं की राशि से भी उनकी ज्यादा होती थी ये सरचार्ज, क्योंकि तिमाही का ये आंकड़ा था। अब इस तरह उपभोक्ताओं में नेगेटिविटी से बचने के लिए डिस्कॉम ने यह आग्रह किया था। फ्यूल सरचार्ज की वसूली माहवार करने का उन्होंने आग्रह किया था। आरईआरसी ने डिस्कॉम की याचिका पर माहवार पर दी फ्यूल सरचार्ज वसूलने की मंजूरी। थोड़ी सी राहत देने वाली खबर है, लेकिन विपक्ष लगातार इस फ्यूल सरचार्ज पर सरकार को घेरता है कि आप एक हाथ से अगर देते हैं तो दूसरे हाथ से ले भी लेते हैं। बच्चों को स्मार्टफोन या टैबलेट देने से भारी नुकसान हो रहा है। ये लगातार इस तरीके की खबर सामने आ रही है। कई बार ये मुद्दा उठा है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि आपके घर में अगर कोई भी बच्चा है, अगर ये युवा है और युवा बनने की स्थिति में है, तो युवावस्था में पैदा हो सकती है कई मानसिक समस्याएं। जी हाँ, 40 देशों में 18 से 24 उम्र के 27,969 युवाओं के बीच सर्वे किया गया। इनमें भारत के करीब 4,000 युवा शामिल रहे। इस पूरे सर्वे की बात करें तो 74% महिलाओं को मानसिक समस्याएं होने के संकेत मिले हैं, जबकि 42% पुरुषों में स्मार्टफोन के कारण मानसिक समस्याएं नजर आई। इनमें ज्यादातर के पास 6 वर्ष की उम्र से ही स्मार्टफोन रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टफोन देते हैं और उसकी उम्र कम है तो आप थोड़ा बचे, उसे कहीं और डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन से अब मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये साबित हो चुका है। टी राजा सिंह की जल्द ही भाजपा में वापसी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बयान दिया है। उनके अनुसार
टी राजा की जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में वापसी होगी। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टी राजा ने कहा कि जी किशन रेड्डी को धन्यवाद, जो उन्होंने मेरे निलंबन वापस लेने की बात कही। पार्टी मेरे साथ है। टी राजा सिंह ने अगस्त 2022 में विवादित बयान भी दिया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बयान से किनारा कर पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है। यानी कि अब वो वक्त हो गया है, वक्त आ चुका है जब वो वापस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले का उद्घाटन किया। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन रहा। पीएम मोदी ने वर्चुअली 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और अपने संबोधन के दौरान कहा कि बीते 9 सालों में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन बेहद मुश्किल था, लेकिन आज आवेदन और नतीजे की प्रक्रिया एकदम सरल है क्योंकि वो ऑनलाइन है। ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म हो चुका है। देश में गरीबों के लिए पक्के घर बनाए गए हैं। देश में विदेशी निवेश से रोजगार के अवसर बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया, तभी तमाम अहम बातें जो है वो निकल कर आई और ये सीधा उन युवाओं तक पहुंची जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले थे। कुल 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है मिले हैं और वो मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जुड़े थे, लेकिन उन युवाओं के लिए वाकई में गौरव का दिन रहा। डीके शिव कुमार का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मैं कर्नाटक के लिए विकास देख रहा हूं। कर्नाटक की सकारात्मक छवि वापस लाएंगे। राहुल की पदयात्रा से मदद मिलेगी। लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन किया। मैंने कहा था कि 135 से 140 सीटें जीतेंगे। मेरे खिलाफ दर्ज केस की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी है। डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि मैं कर्नाटक में पार्टी अध्यक्ष हूं, ना धोखा दूंगा ना ब्लैकमेल करूंगा। अब ये पूरी बातें जो है ये इसलिए खास है क्योंकि दो नाम, सिद्धारमैया और ये खुद शिव कुमार, डीके शिव कुमार, लगातार ये दोनों नाम चेहरे जो है सामने आ रहे हैं सिंहासन पर बैठने के लिए। लेकिन कौन विराजित होगा, ये बड़ी बात है। और ऐसे में कभी सिद्धारमैया की तरफ से, कभी डीके शिव कुमार की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, वो भी तब जब ठीक आला कमान के सामने दोनों को हाजिर होना है। सिद्धारमैया खुद दिल्ली में है और अब डीके शिव कुमार बहुत जल्द आला कमान के सामने और बहुत जल्द आज ही दिन, क्योंकि अभी तो यही नजरें हैं कि आज के दिन ये फैसला हो जाएगा कि आखिर कर्नाटक का सीएम को। लेकिन फिलहाल ये तमाम बातें जो है डीके शिव कुमार ने कही और साफ कह दिया है कि ना मैं धोखा दूंगा ना ब्लैकमेल करूंगा। एक अहम जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या घट गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह 32 जज हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के बाद जस्टिस एमआर शाह भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। कल विदाई के समय भावुक भी हो गए जस्टिस एमआर शाह। सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में वो शामिल रहे हैं, लेकिन हालांकि उनका सेवानिवृत्त होना पहले से ही तय था। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अब जजों की संख्या घट गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह 32 जज रह गए हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के बाद जस्टिस एमआर शाह भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये दो नाम हम आपको बता रहे हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं। कल जब विदाई थी एमआर शाह की, तब वो भावुक हो गए। जस्टिस एमआर शाह सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में वो शामिल रहे हैं और ऐसे में उनको हर कोई विदाई के वक्त भावुक नजर आ रहा था, उनको याद कर रहा था। लेकिन फिलहाल वो सेवानिवृत्त हो गए। एनसीपी नेता अजित पवार का चौंकाने वाला दावा। दरअसल उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार गिरने वाली नहीं है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बहुमत का नंबर खोने वाली नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों पर निलंबन की तलवार जो है वो लगातार अटकी हुई है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। लगातार बयानबाजी हो रही है क्योंकि जब सुनवाई हुई उसके बाद जब फैसले की बात की गई थी तब वो खास बेंच को, मुख्य बेंच को पूरा मामला सौंप दिया गया। इसलिए अब इस पूरे मामले में कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। एनसीपी नेता जब अजीत पवार से बातचीत की गई तब उनका चौंकाने वाला दावा आया। उनका कहना था कि शिंदे सरकार को कोई खतरा ही नहीं है। अगर 16 विधायक अयोग्य करार दे दिए जाते हैं क्योंकि मामला जो है पेंडिंग है, तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार गिरने वाली नहीं है।
288 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बहुमत का नंबर खोने वाली नहीं है, यानी कि उनके पास बहुमत है और शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों पर निलंबन की तलवार लगातार लटकी हुई है।